अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना छिन्न भिन्न हुई, अब एनसीपी छिन्न भिन्न हो गई और एक ही नहीं वर्टिकल डिवीजन हो गया है शिवसेना में भी और एनसीपी में भी। यानी मराठा के क्षेत्र में जो ताकतवर पार्टियां बीजेपी को चुनौती दे रही थी वो दोनों अब खंड खंड तब्दील हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ने पूरे देश भर के विपक्ष को संकेत दिया है, संदेश दिया है और सीख भी दी है। जो इससे सीख लें अपनी पार्टी बचा सकते हैं, जो नहीं सीखेंगे सबक और संदेश लेंगे उनका हश्र भी एनसीपी और शिवसेना के जैसा भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए हुए इस मतभेद का कारण क्या है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु बहनों भाइयों यही है। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बड़ा सख्त संदेश पूरे देश की राजनीति को दिया है। क्या है ये संदेश? किसी पर भरोसा न करिए। भरोसे का मतलब विश्वासघात, और उसके बाद पार्टियां उबर नहीं पाएंगी। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो शरद पवार जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी सहमति मानी जाए, और या फिर शरद पवार का जो एक राजनीतिक औरा बना हुआ था कि महाराष्ट्र के भीतर उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, घर में ही उनकी बड़ी शर्मनाक पराजय की स्थिति और आज उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो साहब का जो औरा था वो राजनीतिक औरा बड़ी बुरी तरह से लड़खड़ाया है। आज प्रभावित हुआ है कि जो देश भर में विपक्ष को एक करने का संदेश लिए घूमते थे, दरअसल उनके घर पे ही कुआं खुदा हुआ था। उन्हें एहसास तक नहीं था। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो टर्म्स कंडीशन में जोड़कर कह रहा हूं, तो शरद पवार की जिंदगी का ये सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ी राजनीतिक शर्मिंदगी है अगर ये तस्वीर सच्ची है तो। 50 से ज्यादा पार्टी के एमएलए वाली पार्टी आज सिर्फ 13 विधायक शरद पवार के साथ खड़े हैं। वो शरद पवार जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पत्ता भी उनकी इजाजत के बिना नहीं हिलता, अगर शरद पवार जो चाह लेंगे वही होगा, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज जब पवार फैमिली में दो मंच सजे, ताकत में भतीजा भारी पड़ गया। महज 13 एमएलए के साथ अलग से सिकुड़े और सिमटे शरद पवार बैठे थे। क्या यह शरद पवार की असली तस्वीर है? क्या यह शरद पवार की असली ताकत है, या फिर वो असली ताकत है जिसके बारे में लोग कहते हैं? लेकिन बहनों भाइयों, दिल्ली में इज्जत उसी की होती है जिसके पास संख्या बल होता है। आज शरद पवार के पास संख्या बल नहीं है। शरद पवार अपने ही भतीजे से एक बड़ी लड़ाई हार गए हैं। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो क्या होगा अब शरद पवार का, और क्या होगा उस विपक्षी एकता का जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी मौजूद थी, शरद पवार खुद मौजूद थे। अब वो किस मुंह से विपक्षी एकता की बात करेंगे जब अपना घर नहीं संभाल पाए? लेकिन बहनों भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति, मैं फिर से दोहरा रहा हूं उस बात को कि विपक्ष के तमाम दलों के लिए सीख, सबक और संदेश है। समय रहते घर दुरुस्त कर लीजिए, चुनाव नजदीक है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक करिश्माई नेता बनकर उभरे हैं। राजनीति में नैतिकता की बात आप एक तरफ रखिए, पोजीशन, पावर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्तमान परिवेश में। लिहाजा नैतिकता को किनारे करें तो अजीत पवार सबसे बड़े अचीवर हैं। ये खासियत है उनके कि तीनों मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले लिए, सुबह 5 बजे भी, शाम को 5 बजे भी। 2 बार इसी कार्यकाल में विपक्ष के नेता भी रह लिए। एक आदमी के जीवन में अचीवमेंट देखिए कि जिस चाचा को देश की राजनीति में अजय बताया जा रहा था, एक झटके में बंदे ने धराशायी कर दिया। जो प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा जाता था कि शरद पवार से बिना सांस भी नहीं लेते हैं, पूरी पार्टी डिवीजन करा के छगन भुजबल के साथ आ गए। राजनीति में बहनों भाइयों कुछ भी संभव है, एनीथिंग पॉसिबल।
अब चुनाव में जाकर ताकत इकट्ठा करने के अलावा शरद पवार के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ये तस्वीर सच्ची है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस बहुत ताकतवर हो गया है महाराष्ट्र के भीतर, और उसको चैलेंज करने की स्थिति में इस वक्त कौन दल होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी अपने रास्ते के जितने भी कील कांटे हैं वो दुरुस्त कर रही है। नैतिकता की बात एक तरफ रखिए, चुनाव में जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है डेमोक्रेसी में, और वर्तमान परिवेश में ये 100% लागू है। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज हर मजबूत पार्टी को फोड़ने का काम किया है। पहले उन्होंने शिवसेना को फोड़ा, अब उन्होंने राष्ट्रवादी को फोड़ा। वो चुन के आने की उनमें क्षमता नहीं रही, इसलिए दूसरे पार्टियों को लोगों को ले रहे हैं। देखिए, दुख तो ऐसे सांप के पास से थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। हमारा एक एक यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनके मन में पवार साहब है, तो उसके लिए किसी को दुख लग रहा है। हम लोग राष्ट्रवादी से अलग हुए नहीं है, हम लोग पवार साहब से अलग हुए नहीं है, तो हम लोगों को दुख क्यों लगेगा। गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं। नहीं वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए। नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, इस पूरे अभियान में एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण, जो रह गई थी चर्चा करने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अचीवर है और सेकंड लूज़र हैं एकनाथ शिंदे। कैसे? उनका निगोशिएशन ख़त्म हो गया है और उनकी कुर्सी ख़तरे में है। बीजेपी जब चाहेगी अपना चीफ मिनिस्टर बिठा लेगी, और ये बीजेपी की ताकत है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और महाराष्ट्र के मामलों के एक्सपर्ट, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, गुलाब चंद्र दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, और मुकलेश शेख जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुंबई से एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। आप सबका शुक्रिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं संजय सिंह जी से करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजय सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो बड़ा करिश्मा हो गया और अजीत पवार यानी दादा अपने चाचा पर भारी पड़ गए। आप लोग कहते रहे कि नहीं शरद पवार बचा लेंगे पार्टी, लेकिन आज हालत देखिए, महज 13 विधायकों के साथ अकेले मुंबई के एक सेंटर में बैठे हुए हैं शरद पवार। उनकी राजनीति का जो औरा था भतीजे ने बिखेर दिया। देखिए ब्रजेश जी, राजनीति का ये खेल कौन रहा है? राजनीति का ये खेल खेल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। इनके द्वारा ये पूरा खेल खेला जा रहा है। राज्य दर राज्य सरकारों को तोड़ना, दलों को तोड़ना, विधायकों को ईडी सीबीआई के माध्यम से धमकाना, उनको अपनी मुख्यमंत्री मंत्री बनाना, ये तो पूरे देश में हो रहा है। 2014 के बाद उत्तराखंड में यही हुआ, अरुणाचल में यही हुआ, गोवा में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, मध्य प्रदेश में यही हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ब्रजेश जी, मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी टूट के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो आप बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं, मीडिया से लंबे समय से आप जुड़े हैं। जब जब बहुजन समाज पार्टी टूटी है ब्रजेश जी, तब तब कांसीराम जी का और बीएसपी का वोट बढ़ा है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जनता किसके साथ है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायक तो राजनीतिक खेल में कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, ये पहले भी खेल देखा गया है राजनीति। पटना में एक आम पार्टी आल अपोजिशन मीटिंग थी, आपके साथ तो प्रफुल्ल पटेल बैठे, वहां पर विपक्षी एकता की बात कर रहे थे। आज वही प्रफुल्ल पटेल सरकार का हिस्सा हैं। आपको एहसास नहीं था आप किनके साथ बैठे हैं? अच्छा आप बताइए, अच्छा आप एक चीज बताइए ब्रजेश जी, आज पटना में जो लोग बैठे थे उनकी आलोचना करती है दिन रात भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जरा पूछिएगा कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ थी, पटना में भी थी,
पीडीपी जिसको कहते थे अफजल गुरु को शहीद मानती है, हम उसके साथ कभी नहीं जाएंगे, उसके साथ भी पीडीपी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। लालू यादव जी की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। मुलायम सिंह जी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। किस पार्टी का नाम लें? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी जी। तो जो भी अभी वो एनसीपी वो भारतीय जनता पार्टी के तो साथ। ये सब बीजेपी के छोड़े हुए या बीजेपी से अलग हुए लोगों का जमावड़ा था पटना, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी टीएमसी बीजेपी के ठुकराए लोगों को इकट्ठा करके आप बैठे थे। बीजेपी के साथ रहता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी के साथ रहता है वो ईमानदार, सच्चा राजा हरिश्चंद्र होता है, बिल्कुल पाक साफ होता है। क्योंकि एक मोदी वॉशिंग पाउडर आया है इस देश में ब्रजेश जी, और उस मोदी वॉशिंग पाउडर का प्रचार वही है जो घड़ी वॉशिंग पाउडर का है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हेमंत बिस्व शर्मा पे वाटर घोटाला लगता है, अपनी पार्टी में लाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। व्यापम घोटाला शिवराज सिंह पे लगता है, अपनी पार्टी के ही वो नेता हैं, उनको भी दोबारा मुख्यमंत्री बना देते हैं। माइनिंग घोटाले में येदियुरप्पा फंसते हैं, उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना देते हैं। शुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम चलता है, ईडी सीबीआई की जांच चलती है, अपनी पार्टी में लाते हैं। एक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक को बंगाल का विपक्षी दल का नेता बना देते हैं। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं। छगन भुजबल पे घोटाले का आरोप लगाते हैं। हसन मुशर्रफ पे घोटाले का आरोप लगाते हैं। ईडी सीबीआई की जांच शुरू होती है, उनको अपनी पार्टी में लाते हैं जी। और मंत्री। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्या सीख, सबक और संदेश लिया है? अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो जब हम लोग कहते थे तब आप लोग विश्वास नहीं करते थे। जब हमने कहा कि दिल्ली और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और इसी का खामियाजा हमारे 2 मंत्री भुगत रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी का 36 किलो वजन कम हुआ, कई महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। हमारे 45 विधायकों पे इन लोगों ने फर्जी मुकदमे लिखे, जेल में डाला, 2 मंत्रियों को जेल में डाला। ये टूटने वाले लोग नहीं है। बीजेपी का जो मोदी वॉशिंग पाउडर है वो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, इस पूरे खेल में ये लोग जो गए हैं, ये कोई रामायण का श्लोक या कुरान की आयत पढ़ने नहीं गए हैं। ये लोग गए हैं वहां पर तो ये मंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए गए हैं। हो सकता है मन में तमन्ना मुख्यमंत्री बनने की भी हो। तो अभी आपस में ही सिर फुटौल होगी। और आप देखिएगा, एक शिंदे गुट है जिसके लोग बेचारे शेरवानी और कुर्ता पैजामा सब सिलवा के बैठे हुए थे कि मंत्री पद का शपथ लेना है, वो सब किनारे कर दिए गए। अजीत दादा आ गए, उनको शामिल कर लिया। तो लेकिन जनता में इस बात का रोष है, जनता में इस तो बात आप मुझे बताइए कि आप जो आला पोजीशन है, जो विपक्ष का गठबंधन है, सरकार बना रहे हैं, शरद पवार को अभी भी आप लोग अपनाने को तैयार हैं या फिर ये मानते हैं जो कुछ भी हो रहा है शरद पवार की मूक सहमति है? देखिए, शरद पवार ने कौन सी तोड़फोड़ की है? शरद पवार ने कौन से लोकतंत्र की हत्या की है? शरद पवार ने कौन से फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाया है? भाई, शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई है ना। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो शरद पवार के साथ गलत हुआ। ये भाई भतीजा कह रहा है 82 साल के हो गए हैं, IAS IPS भी रिटायर 58-60 साल में हो जाता है। चाचा कब रिटायर होंगे? 82 साल हो गए, अब तो गद्दी पे बिठाओ। अरे भैया, तुम्हें चाचा ने उप मुख्यमंत्री बना के रखा नहीं रखा? कितने दिन उप तुम सुबह मुख्यमंत्री 6:30 बजे चक्की पिसिंग कहने वाले देवेंद्र फडणवीस के साथ जाके शपथ ले लेते हो, उसके बावजूद चाचा ने तुमको अपने साथ मिला के उप मुख्यमंत्री बनाया नहीं बनाया? आप बताइए मुझे। तो कितने दिन डिप्टी सीएम और एक याद दिलाना चाहूंगा, घटनाक्रम ताजा। चाचा क्यों नहीं कर्नाटक में रिटायरमेंट लेते? विजय जी, कर्नाटक में सुन लीजिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने यही प्रयोग किया था, तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त का। कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उठाकर राजनीति के कूड़ेदान में डाल दिया। 40% कमीशन वाली सरकार को बुरी तरीके से हराया। ये चीजें लोग अच्छा नहीं मानते। और राजनीति में एक बात आप जान लीजिए, अगर किसी आदमी को आप लगातार उसके ऊपर अत्याचार, अन्याय, पीटना, मारना, दलों को तोड़ना, जेल में डालना ये करते हैं ना, तो
तो मजा तो बहुत आता है तात्कालिक रूप से, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होता है। 1975 का उदाहरण देख लीजिए, 89 का उदाहरण देख लीजिए, अन्ना आंदोलन का उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद का भी क्या विपक्ष के लिए जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ एक बड़ी थ्रेट है? बीएसपी दूसरे दलों को अपनी पार्टी बचाने के लिए अब इससे सीख सबक संदेश मिला है? देखिए ऐसा है, मैंने फिर कहा आपसे कि आज अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई ब्रजेश जी दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने का एक माध्यम बन गया है, प्रधानमंत्री जी इस एजेंसी का दुरुपयोग खुलकर पूरे देश में कर रहे हैं, तो उसके दबाव में जो कमजोर लोग होंगे, जो कच्चे लोग होंगे, वो टूट के इनके साथ चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो खतरा है, जिनको डर है, जो डरते हैं और जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, के लिए वो कुछ नहीं किलेबंदी की है? किसको नहीं? ऐसा ना हो कि आपके साथ भी क्या क्या कोशिश नहीं की, आप बताइए आपके साथ भी कोई खेल हो जाए। ब्रजेश जी क्या क्या खेल नहीं किया? बेबुनियाद तरीके से ईडी की चार्जशीट में मेरा नाम डाला, लोग ईडी की नोटिस पाते हैं, मैंने ईडी को नोटिस भेजा और बाद में कह दिया साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा तो भाई आप ऐसे लोग गलती कैसे मत करो, टूटोगे? कभी आपका नीरव क्या मोदी की किया जगह जाए? फिर नरेंद्र मोदी लिख दिया तो क्या बहुत किया जाए प्रॉब्लम हो जिससे कि आपको ठीक किया जा सके? करने दीजिए। जिस दिन मैं राजनीति में आया, मैं मान के आया कि यहां जोखिम है, जेल भी जाना पड़ सकता है, लाठी भी खानी पड़ सकती है। 16 साल तो मैंने रेडी पटरी वालों के लिए काम किया, कई बार जेल गया हूं, कई बार लाठियां खाया हूं, कई राजनीतिक मुकदमे चल रहे हैं। अब इससे डर के राजनीति थोड़ी करेंगे। तो इसलिए अगर तो आप और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, आप सब लोग तो शरद पवार के घर गए थे, वहां तो आप अजीत दादा के साथ बड़ी बातें कर रहे थे, तब आपको पता नहीं था कि अजीत दादा पार्टी तोड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये शंका तो एनसीपी के अंदर लंबे समय से चल रही थी, ये आशंका तो मीडिया में भी दर्शाई जा रही थी और शरद पवार और बाकी पार्टी के लोग भी उनके शायद अवगत रहे होंगे इस बात से, और वही खेल हुआ जी। और मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? 3 दिन पहले उन्होंने भोपाल में कहा 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, खनन घोटाला, पता नहीं सिंचाई घोटाला, पता नहीं कितने कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने पकड़ लिया था भोपाल में, और 3 दिन बाद वही लोग उप मुख्यमंत्री मंत्री बन जा रहे हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता बेचारा बहुत शर्मिंदा है, संघ का कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा है, जो इन लोगों के खिलाफ नारे लगाते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल में जाते हैं। कोई न अब मिला बेचारे ऐसा, लाइन में जैसा आप बता रहे हो, मुझे तो कोई न मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता माला लेके लाइन में खड़े हैं पहनाने के लिए। आज देखो आप किरीट सोमैया, कल को बीजेपी कहती है इनसे किरीट लड़ो, सोमैया अब सर कहती है उठा जाके के माला मुंबई के पहनाओ। भीतर चल रहे हैं, किरीट सोमैया सर उठा के मुंबई के भीतर चल रहे हैं, कहीं मुझे कोई नहीं दिखा, आप ही को अकेले दिख रहा है। किरीट सोमैया तो बेचारा दरवाजा बंद करके, किरीट सोमैया तो दरवाजा बंद करके बेचारे अपने आप को ही पीट रहे होंगे। उन्होंने तो हसन मुशर्रफ पे 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था पूरे साक्ष्य के साथ, और कह रहे बिल्कुल इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, और बताइए वो कैबिनेट मंत्री बन गया। तो किरीट सोमैया अब क्या करेंगे बेचारे? वो उनको कहते हैं बीजेपी वाले घोटाला खोलो, पकड़ पकड़ के लाते हैं कागज, और उसके बाद उनको सर ऐसे कार्यकर्ता तो जिंदाबाद लगाएंगे कि एजेंसी का काम खुद ही कर लेते हैं, बाद में कागज पहुंचाते हैं। हसन मुशर्रफ जिंदाबाद कहेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता आप कहेंगे अजीत पवार जिंदाबाद, जाके बोलना पड़ेगा उनको छगन भुजबल जिंदाबाद, लगाएंगे नारा बेचारे। सर अब महाराष्ट्र की तो राजनीति छोड़िए सर, अपनी पार्टी की चिंता करिए। कोई जितने भी आप अपनी पार्टी की चिंता करो सर, चाहे जितनी सिद्धांत की कोई करे। ये जो पंजाब और दिल्ली में आपने कर रखा, अपनी चिंता करो। हमारी पार्टी की चिंता मत करिए। नहीं सर, अपनी चिंता करो सर, आप में हमारी पार्टी की बिल्कुल चिंता मत करिए। और बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुली चुनौती है, मोदी जी को, अमित शाह जी को खुली चुनौती है। आपको जितना मर्जी मुकदमा लिखिए, जितना मर्जी जेल में डालिए, जो चाहे आपको करना है करिए, आपसे लड़ेंगे और आपके अत्याचार और अन्याय का सीना तान के जवाब देंगे, आंख में आंख मिला के जवाब देंगे। आपको जो करना है कीजिए भाई, आप यही तो कर सकते हैं, मुकदमा लिख सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, फर्जी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, करिए। तो वो सारी कार्रवाई झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बोल्डली अपनी बात कहने के लिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, नेताओं को डरा धमका के, उनको जेल भेजने का भय दिखाकर उनकी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो 18 मिनट बौद्धिक थोड़ा सुनते संजय सिंह जी का, है ना। मुझे लगता है कि मोदी जी की जो विकास यात्रा चल रही है, बहुत सारे दल एनडीए में जुड़ेंगे 2024 से पहले, और जिनको लगता है कि उनका नेतृत्व सही दिशा में काम नहीं कर रहा, विपक्ष का हर चुनाव से पहले नारा रहता है हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते हम 7-8 हैं। आप पिछले कई लोकसभा चुनाव देख चुके हैं, ये नारा बुलंद होता रहता है शुरुआत में, अंत इसी से होता है। और मुझे लगता है जिस दिन भी इस विकास यात्रा का महत्व संजय सिंह जी को पता लग गया, मुझे लगता है वो भी ना कहीं झंडा पकड़ के आदरणीय मोदी जी के पीछे खड़े हो जाए कि मैं भी साथ हूं इस विकास यात्रा में। और ये जो आप विकास यात्राएं करा रहे हैं, वो इन लोगों को तो नहीं समझ में आ रही हैं। इनको भी थोड़ी उस विकास यात्रा का मजा मिला नहीं है। देखिए, समझ में आ रही है, इसीलिए ये चर्चा परिचर्चा हो रही है। उन्होंने इतनी देर ये जो बात कही, उसके पीछे मूल कारण ये कि उन्हें पता है कि ये यात्रा है और इसका सामना वो नहीं कर सकते, तो उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो नियमों के तहत शामिल हो रहे हैं। जान रहे हैं, आज आपने अजीत पवार ने जो भी बयानबाजी की, मैं वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला और मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे दल, ऐसे राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय हितों से बंधे हैं या पारिवारिक हितों से बंधे, उनके यहाँ नेतृत्व में संकट आने वाला है, क्योंकि लोग जान रहे आगे आने वाली विकास की यात्रा है। मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ विश्व उनको फॉलो कर रहा है, वहां ये तमाम प्रदेश में, देश में ऐसे तमाम दल हैं जिनको लग रहा है कि 2024 की विकास यात्रा, देश की विकास यात्रा, अजीत पवार का मुंह समझ में नहीं आया, जिनको हफ्ते भर पहले सबसे बड़ा डाकू कहा जा रहा था, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, उनको शपथ दिला रहे हो सर, सरकार में शामिल कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो सर। कल तक जेल भेजने की चुनौती थी। पूरी की पूरी कोई पार्टी अगर विचारों के साथ और ये मानती है कि ये नेतृत्व जो है वो विश्वास परक है और उसके पीछे हमें चलना है, तो वो चलेगा। मुकदमे जिस पर है उस पर कार्रवाई होगी, जिनकी जो जांच चल रही होगी वो जांच होगी, लेकिन राजनीतिक दल तो राजनीतिक दल है। अभी आप यही कहते थे कि ईडी और सीबीआई जिनकी जांच कर रही है वो सब भाजपा दबाव बनाए हैं, और आज लोग शामिल हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को ले लिया। यानी पहले विपक्ष में भ्रष्टाचारी थे और आप उनके साथ थे, आज वो इधर आ गए तो आप उनको भ्रष्टाचारी करने के जवाब तो कहा गया था कि ये 70,000 करोड़ रुपया के लुटेरे हैं, तो ये आज आपके साथ खड़े हैं सर, तो आप इनको डिफेंड कर रहे हो सर। हम विपक्ष कह रहा था कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, हम में से कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, और आज विपक्ष ही अपने लोगों को भ्रष्टाचारी कहने लगा। तो आप देखिए ना, ये राजनीति का एक ऐसा युग है जिसमें मेरे साथ हो, वो जरूर वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन और नए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर विपक्ष के पास जो भी वॉशिंग मशीन है आउट ऑफ डेट है, जो भी वॉशिंग पाउडर है उसका कोई ब्रांड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जिन चीजों का मुकाबला करने के लिए हर बार इकट्ठा होता है उसमें हर बार फेल होता है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व के सामने ही फेल होता है, ये बरसों से इस तरह का है। तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, हम 6 दल, हम 7 दल, हम 8 दल, अंत में हम 7-7 हैं की जगह हम 7-8 हैं। अब देश की जनता जान चुकी है कि विकास के धन्यवाद मोदी जी है, पूरा विश्व जिनको मानता है। एनसीपी के सीनियर लीडर मुंबई से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुकलेश से जुड़ेंगे इस यात्रा से पहले, एनडीए में धन्यवाद पड़ने वाला है। शेख साहब, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फाइनली भतीजे ने चाचा को बहुत ज़बरदस्त पटकनी दी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये तस्वीर सही है तो शरद पवार के जीवन की ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी का दिन है। विजय जी मुझसे पूछ रहे ना? यस, आपसे पूछ रहा हूँ जी। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई पटकनी किसी को दिया नहीं है। अजीत दादा पवार आज भी उनके सम्मान करते हैं। शरद पवार साहब का फोटो लगा के जी, उनके जो कार्यकर्ता को आज हमने भी प्रोग्राम लगाया था वही चौहान पे, उन्होंने बैनर पे लगाया, पवार साहब की फोटो लगा के ही उधर लोगों को बुलाया, ऐसा मेरा कहना है। और पवार साहब फिगर उनका चलने वाला कुछ नहीं है। पवार साहब ही लीडर है और राष्ट्रीय लीडर है हमारे पार्टी के, और जनता पवार साहब के साथ है। विधायक जो भी गए हैं आज भी वो अजीत दादा पवार साहब जो है पूरी तरफ से
सुकून की नींद नहीं सोएंगे। देवेंद्र जी भी सुकून की नींद नहीं सोएंगे कि हमने किसको लाया, 40 आमदार अभी तक ला नहीं पाए। और शिंदे साहब तो गए हो, शिंदे साहब की कहानी खत्म होने वाली है। जो अपक्ष थे ना, जो इंडिपेंडेंट लोग थे 10 सर आमदार, आपका घर गिर गया, आपको घर से निकाल दिया गया, आपका कब्जा भतीजे ने घर कर लिया और आप बता रहे हो कि पड़ोसी खतरे में है। नहीं नहीं, बिल्कुल घर से कोई नहीं निकाला। हम हमारे जगह में बिल्कुल सच सर है। 13 विधायक मस्त हैं है। साहब के साथ, तो साहब का जो राजनीतिक औरा था महाराष्ट्र में, आज तो वो छिन्न भिन्न हो गया सर। ये शरद पवार है साहब, 12 विधायक हो या 18 विधायक हो, विधायकों की बातें मत करिए। शरद पवार के साथ जनता है और जनता से ही शरद पवार साहब ने इस पार्टी को खड़ा किया है। सर जनता के एनसीपी प्यार में की ही ताकत का 53 नाम MLA अजीत चुन के पवार आया। है और अजीत पवार ही एनसीपी हैं। नहीं, अजित पवार साहब के फोटो पे अजित पवार के और सबके पार्टी से चुन के नहीं आया। 53 MLA अगर आया है तो पी फॉर्म देने का काम शरद पवार ने किया है, तो शरद पवार ही लीडर है। भले अजित पवार साहब नाराज होकर सर गए हैं। भतीजा कह रहा है कि जब अधिकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट का साल निर्धारित है, कोई 58 साल में, कोई 60 साल में रिटायर हो रहा है, चाचा 82 साल 82 ईयर में गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं? कृष्णा जी, अब याद आया अजित दादा पवार को, इसके लिए सबर भी कर सकते थे ना। सर कितना डिप्टी सबर CM करें बार-बार सर, बना रहे, बुढ़ापा आ विपक्ष गया लीडर सर, बनवा कितना रहे। सबर करे बंदा। नहीं किया तो कोई बात नहीं है, उन्हें मुबारक हो, जावे। जो लोग चक्की पिसवा रहे थे उनके साथ सरकार में बैठे, जनता उनको जवाब देगी। सर वहाँ सत्ता है, सम्मान है, जो दौलत प्रॉपर्टी उसका बचत भी है। आपके साथ क्या रखा है जाने में? आप तो गद्दी तक छोड़ने को तैयार नहीं हो। 82 ईयर में भी सर कब्जा किए हो आप। जी इस तरह से देखिए, जो जनता चुन के दी ना, जो जनता के बीच जाके वो चुन के आए हैं जी। सारे हमारे 53 विधायक, तो इस ऐसी बातें करके नहीं आया था कि हम जाके इसके बीजेपी से शेख सरकार साहब बनवा अब तो लेंगे। अपनी पार्टी का दफ्तर बचाओ और अपना सिंबल बचाओ सर, नाम बचाओ सर। नहीं, हम हमारे जगह में सुरक्षित है और हमारे साहब है, पवार साहब, सुप्रिया ताई लीडर है, हम उनके साथ है, हमारे कार्यकर्ता पूरा जनसभा में सिर्फ 13 विधायक लेके खड़े हो सर, कुछ नहीं बचा। सर 13 हो या 300 हो, लेकिन वोट तो जनता के पास जाना पड़ता ना। मोदी जी भी तो बनाया है केंद्र तो में, अजीत लेकिन दादा जाके लाएंगे मांग वोट, ले जब जनता आपको के पास। 53 विधायक जिता सकते हैं तो दादा खुद भी जीतेंगे। देखा जाएगा, वक्त आएगा तो जनता जवाब देगी। इस तरह के काम जो किया है, इसमें न घड़ी बचेगी सर और न वक्त बचेगा सर। नहीं, घड़ी तो बच गई है, वक्त भी बच जाएगा। वक्त बर्बाद कर रहे थे हमारे पेश में रह के, एनसीपी में रह के, जी। और सबको अजित दादा पवार सबको जाना था तो सीधी तरफ से भी जा सकते थे। इस तरह से नाटक और बहानाबाजी करके जाना ठीक नहीं हुआ। एक कार्यकर्ता के मन में ठेस है। सर आप क्या कार्यकर्ता दे बहुत दोगे? नाराज आप है। तो कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाओगे, वहाँ डिप्टी सीएम है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, एजेंसियों से रक्षा भी है, आपके पास क्या है? क्यों रहें दादा आपके पास? देखिए, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कोई अपने बाप को बाप छोड़ के दूसरे को बाप कहेगा? सर आज तो गरिया दिया चाचा को, इतनी बुरी बुरी बात बोल दी पवार साहब को कि रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ। इतना तो देखिए, कोई नहीं बोला राजनीति भाषा होगा। है, देखिए राजनीति में बहुत कुछ बोल दिया जाता है। गुस्से में बाप को 2 बात बोलते हैं, बेटा को बोलते हैं, फिर ओके। इसके बारे में कि मैं बोल नहीं सकूंगा। उनका खून का रिश्ता है, रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। बहन सुप्रिया बहन ही रहेगा। ओके। पवार साहब उनके तो जो अब आप पिता एक बात समान है। बता दो, विश्वासघात है ये? देखिए, जिस तरह गया ये तो पूरा टोटल विश्वासघात किया है। हमारे एक्सीडेंट आपके पार्टी दोस्त का। गुलाबचंद दुबे जी मौजूद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं और एकनाथ शिंदे गुट को रिप्रेजेंट करते हैं। दुबे जी बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपको देखकर टीवी स्क्रीन पे। तो भैया ये तो इनका घर तो गिर गया, इनको निकाल दिया गया, लेकिन ये फिक्रमंद आपके लिए हैं कि आपका घर खतरे में है। शेख साहब को इतना ही कहना चाहूंगा कि निकली भंवरगाह से जो कश्ती किसी तरह गर खतरा हो बरकरार तो साहिल नहीं हो कर जाते हैं अक्सर गलतियां, वो तजुर्बों के नाम पर भले जाहिर है उनका हासिल मगर हासिल नहीं हो। मैं शेख साहब को किन शब्दों में समझाना चाहूं कि ये अपना घर नहीं देख रहे हैं और हमारा बनने बिगड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जिस दिन से सूरत से गुवाहाटी का हमारा सफर निकला था, उस वक्त से लेकर के इनके लोगों ने पानी पी पी करके यही कहा कि इनकी 100 यात्रा निकलेगी, इनको वर्लिस नहीं आने देंगे, इनको मुंबई के धरती पर नहीं उतरने देंगे, ये तमाम ऐसे अटकलियां लगा रहे थे। अंततः हुआ क्या, इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब बने। आज जो भी परिस्थितियां स्थिति या राजनीतिक गलियारे में जो भी हलचल हुआ है, इसका सीधे सीधे एक ही संदेश है, राष्ट्र के लिए संदेश है। विजय भाई, मैं बड़े बेबाकी से आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि
हम लोग संतोषप्रद लेकर के दादा अजित पवार के साथ आए हुए सभी विधायकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन सर करता हूं। कौन सा अभिनंदन और वंदन कर रहे हो सर? वो आए, पूरी सरकार कब्जा कर लिया, डिप्टी सीएम बन गए, उनके लोग मंत्री बन गए। आप तो सर सूट सिलवाए बैठे हो, आपको तो हलो भी नहीं कर रहा कोई। आप समर्थन बिल्कुल नहीं, देते रहो सर। सूट हमारा सिलाया गया है, उस सूट का सत्य होगा। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल उनके हाथ में नहीं दे दिया गया है। अभी बहुत कुछ शेष बाकी है। ब्रजेश भाई, आपके माध्यम से ये समझना होगा और लोगों को जानना होगा कि किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के बगैर सहमति के बगैर सर अभी तक कोई अपने किसी के सरकार अपने में साथ प्रवेश नहीं आए कर लोगों सकता। को लिए आप कुछ नहीं कर पाए, और वो कल का है पूरी सरकार पे कब्जा कर लिए। अब कह रहे हैं वित्त दे दो, फाइनेंस दे दो, इरिगेशन दे दो, कोऑपरेटिव दे दो, और आपको देना जी पड़ेगा, चाहे आज दे दो या कल सुबह या परसों, मुझे देना तो पड़ेगा। जी, उन्होंने क्या मांगा, क्या मुझे देना पड़ेगा, वक्त और सही सही वक्त वो आपको इस चीज का गवाही करेगा, उसका साक्षी बनेगा। नहीं दोगे ऐसी तो कोई नहीं ऐसी दोगे तो वो कोई- ले लेंगे आपसे, ले लेंगे। ठीक है, हम दे देंगे, वो ले लेंगे। हमारे उनके बीच के सामंजस्य की बात है, लेकिन अभी फिलहाल कहने की स्थिति किसी को नहीं बनती इस चीज के लिए कि वो ले लेंगे और मैं दे दूंगा। हमारे उनके बीच में संघर्ष, क्यों नहीं दोगे? इतनी पार्टी सं- तोड़कर आए हैं, इतने विधायक लेके आए हैं, ब्रजेश भाई, संघर्ष संगठन क्यों नहीं दोगे? संरचना के मेरी बात तो सुनिए। संघर्ष संगठना संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से महाराष्ट्र राष्ट्र के विकास के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। सर ये ठीक बात सच है, है। आपके संकल्प का अभिनंदन है, लेकिन आपका निगोसिएशन कैपेसिटी खत्म हो गई है सर। अब आप बीजेपी की बाह नहीं मरोड़ पाओगे सर, अब वो दिन गए सर। सर अब आपका कोई हलो भी नहीं लेगा सर। बीजेपी का बाह मोड़ने और रगड़ने की बात ही नहीं हमारे दोनों के बीच। हम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच का सामंजस्य आज का नहीं है जी। इतिहास इस बात का साक्षी है। पिछले 27-28 वर्षों से हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। हिंदू हृदय पर आप ही के नेता तो अभी कह रहे थे कि जो कुछ हुआ वो संतोषप्रद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अभी तो बोल रहे थे। आपको मैं उस परंपराओं का निर्वाह किया आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इसलिए विशुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आयोग तक हमें शिवसेना का सिंबल दिया, हमें शिवसेना का अधिकार दिया, यही इसका परिणाम है। अब तो जो आपने अभी कहा हमारे शेख साहब को, अब इनको अपनी घड़ी बचाना है। जो घड़ी का जन्म हुआ सर, इनका वक्त खराब चल रहा है सर, घड़ी का क्या बेचारी का दोस्त, इनका तो टाइम ही खराब है। ये राष्ट्रवादी घड़ी का 10:10 से 11 नहीं हो पाया। शुक्रिया, सच्ची पूछो तो हमारे साथ बने रहिएगा। अंशु अवस्थी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी शुक्रिया। सबका तो हिसाब किताब हो गया, अब आप ही बचे हो महाराष्ट्र में, आपका नंबर आने वाला है। ब्रजेश जी, ये खौफ है भाजपा में, खौफ। ये जो मीटिंग हुई है पटना में, और राहुल गांधी जी का खौफ है, भारत जोड़ो यात्रा का खौफ है। आप देखिए हड़बड़ाहट में सब उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं, और जनता सब देख रही है। समय आने पर पूरा हिसाब किताब करेगी ब्रजेश जी, पूरा हिसाब किताब करेगी। जहाँ जहाँ इन्होंने किया आपको है, फिक्र है अपनी पार्टी की? सब बढ़िया है, बिल्कुल एक नंबर है, एकदम ठीक है। और देखिए, जब जनता जुड़ रही है तो जो पिछले जनादेश को ये लूटने का काम कर रहे हैं, तो ठीक है, इनका कोई भी जो चरित्र है वो बचेगा नहीं, सब सामने आ जाएगा। और भाजपा के साथी कह रहे थे कि ये विकास की यात्रा है। अरे ये भ्रष्टाचार का जहाज है जिसमें ये सब कूद कूद के बैठ रहे हैं, ये पूरा डूबेगा 2024 दिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो अजीत पवार ने दिया है जी। कहा, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनको शपथ दिलवाने के लिए शरद पवार ने उनको भेजा था कि जाओ और डिप्टी सीएम की शपथ ले लो, और कह रहे हैं अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, और ये काम उनसे शरद पवार ने कराया था, ऐसा क्लेम किया उन्होंने। देखिए ब्रजेश जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो साहब की मूक सहमति है, और या फिर साहब के साथ कांड हो गया है। ब्रजेश जी देखिए, शरद पवार जी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, और जितना भारतीय जनता पार्टी जो ये राजनीतिक खेल खेल रही है, उतना ही विपक्ष मजबूत हो रहा है और जनता नाराज हो रही है। सर कितना शानदार खेल है कि सत्ता भी हाथ आ गई, जनता भी साथ है, दौलत जायदाद भी बच गई, नहीं, आप कह रहे हो साथ भी है हमारे। ये यही तो राजनीति है सर। ये लेकिन सीखो सर। सबक, लेकिन इस सबक को भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इसका सबक मिलेगा जी, जनता सिखाएगी इसको। हेमंत एकदम जी, शुक्रिया आपका। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है, महाराष्ट्र की राजनीति पर खासी पकड़ रखते हैं। हेमंत जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, इसको लेकर आप क्या धारणा रखते हैं, आगे क्या भविष्य है? और दूसरा, एनसीपी का जिस तरह से डिवीजन हुआ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरी पार्टी कैप्चर कर ली अजीत पवार ने।
शरद पवार इस गेम में हार कैसे गए, या खुद से हारा हुआ घोषित कर लिए? अब देख लीजिए, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था 48 घंटे पहले कि विद्रोह की बुनियाद पर जब आप अपनी शक्ति बनाते हैं और क्षेत्रीय छत्रप के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा होता है। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं इधर कुछ समय से, वो उसी की मिसाल है। क्षेत्रीय छत्रपों की खासियत होती है कि इसमें परिवारवाद या व्यक्तिवाद हावी होता। कहीं देख लीजिए, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कहीं भी देख लीजिए। एक वक्त था लोग कल्पना नहीं करते थे कि मातोश्री के फैसले के विरुद्ध कोई शिव सैनिक या विधायक सांसद जा सकता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में ये सपने वाली बात होती थी, सपने में कोई नहीं सोच सकता था। वो हुआ जब महाराष्ट्र में उस ठाकरे परिवार के खिलाफ वो स्थिति आ गई। परिस्थितियां खुद किसने क्रिएट की, सामने है। तो शरद पवार जो इतने बड़े चाणक्य समझे जाते थे, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 4 दशक की राजनीति में शरद पवार ने न सिर्फ मुंबई बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपने आप को चाणक्य की तरह स्थापित किया था। कोई चाणक्य, हम लोग भी उनके औरे को ही सुनते आए हैं पत्रकारिता में, लेकिन आज उनके औरे को बिखरते हुए भी हमने देख लिया जी। उनके औरे को आज हमने बिखरते हुए भी देख लिया। यही तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, आज वो हारे हैं, पहली बार हारे हैं, बड़ी लड़ाई हारे हैं। अजीत पवार का भविष्य क्या हो, अजीत पवार जाने, भाजपा जाने, परिस्थितियां जाने। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई महाराष्ट्र की राजनीति की आज की तिथि की है कि शरद पवार पहली बार हारे हैं, और ये हार उस जीत से बहुत ज्यादा बुरी है जब उन्होंने विद्रोह करके खुद की, अपने अस्तित्व की स्वयं की पार्टी बनाई थी, कांग्रेस का दामन छोड़ा था। लेकिन उसके बाद वो लगातार पावर में किसी न किसी बहाने रहे, महाराष्ट्र या केंद्र में। पर आज भले कोई कहे कि उनकी सहमत, अगर उनकी सहमत से भी हो रहा होगा तो भी सार्वजनिक जीवन में ये बहुत बड़ी पराजय है। करेक्ट। 13 विधायक मात्र आपके साथ हैं, जबकि जी जी जी, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया ब्रजेश जी। अब ये इतिहास में दर्ज हो गया, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। भले अजीत पवार 2 महीने रहे, 4 में, हाँ, लेकिन एक बात जरूर, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे टैकल करती है, मेरी जो अपनी जानकारी है और जिसके एक प्रतिनिधि गुलाब दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं उनमें बेचैनी लगातार बढ़ रही है। ये बेचैनी मैंने उस वक्त महसूस की थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब एकनाथ शिंदे अयोध्या के लिए आए थे दर्शन के लिए रामलला के। उस वक्त जो उनके तमाम सांसद विधायक आए थे, उसी वक्त खुसर फुसर चली थी कि अजीत दादा पवार से बातचीत चल रही है। दुबे जी बता रहे थे 3-4 बार जो नए सूट हैं लॉन्ड्री भेज चुके हैं, उपयोगी नहीं हो रहा है, बार बार जाता है प्रेस करके लौटा, उपयोगी नहीं बेचारे कर पा रहे हैं। अरे सुन लीजिए, ये बात तो सही है, कई लोगों ने नए नए कपड़े सिलवा लिए थे। सिलवाने से मतलब कई ऐसे विधायक थे जो तैयार थे। और सुनिए, उस वक्त तो ये भी बात चली थी कि जो अभी बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ, उनमें से कई कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, उनको भी कहा गया था आप आइए, आप शपथ लीजिए। तो उनकी बेचैनी बढ़ रही है। ये बड़ी गंभीर बात होगी, भारतीय जनता पार्टी समझना होगा। एक जैकेट भेज दो, इनको भी रखे रहेंगे, मान लो जरूरत पड़ जाए। एक बात लेकिन बता दूं ब्रजेश जी, फिर कह दूं, पिछली बार मैंने कहा था ये सारी जो बिसात बिछाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये 2024 के मद्देनजर है, ध्यान रखिएगा। अपना पूरा तमाम लंबा क्षेत्र भी हमारे साथ कवर करने का डिबेट में आ मराठा। जी शुक्रिया हेमंत जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। बीरेन जी, दादा ने तो चाचा पर चढ़ाई कर दी और चाचा का घर भी कब्जा कर लिया, घड़ी भी छीन लाए और वक्त अपना बना लिया। 13 विधायकों के साथ शरद पवार को मायूस बैठे मैंने देखा। जी बिल्कुल, देखिए इस देश में सियासत में एक तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है, चाहे देश का कोई कोना हो, भतीजा हर जगह अपने चाचा पर भारी पड़ रहा है। और आज महाराष्ट्र में भी एक भतीजा अपने चाचा पर भारी पड़ गया। तो ये सियासत में कई सारा ये चलन रहा है। लेकिन ये जरूर है ब्रजेश जी कि जिसने राजनीति में रह के, सियासत में रह के भ्रष्टाचार से रुपया कमाया है, संपत्ति बनाई है, उसको चाचा तो क्या माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। आज का वो दौर है, क्योंकि इतनी एजेंसियां हैं। तो ये जो लोग छोड़ रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं,
उनकी पर्दे के पीछे की तमाम सारी कहानियां और मजबूरियां हैं। अब उसमें आज के दौर में सरकार 1 साल की बची है महाराष्ट्र में, कोई खतरा भी नहीं था सरकार को कि किसी पार्टी को तोड़ के मिलावे, लेकिन ये टूट की गई और ये टूट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम है एनसीपी की, क्योंकि 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं और ऐसे में आज अजीत पवार के साथ 31 विधायकों के आने की बात कही जा रही है, कई सांसद भी आए हैं उसमें। लेकिन एक बात जो साफ है, जो 40 विधायक के दावा किया था अजीत पवार ने, वो नहीं आए उनके साथ, तो वो संख्या उनके पास नहीं है। 53 विधायक थे एनसीपी के पास टोटल, तो उसमें से 31 ही अजीत के साथ गए हैं। इसका मतलब जो लोग शरद पवार के साथ हैं बाकी तटस्थ हैं। तो ये जरूर है कि अभी सियासत में बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट आना बाकी है। 11 जुलाई तक हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो शिंदे गुट के जो विधायक हैं उन पर फैसला ले विधानसभा के अध्यक्ष, जो अयोग्य घोषित किए गए थे, जिनके लिए डिफर्मेशन केस फाइल हुआ था, उस पर भी अभी आने वाले वक्त में निर्णय आएगा। लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियों को, पुरानी पार्टियों को तहस नहस कर दिया। पहले शिवसेना टूटी, चुनाव चिन्ह छीना, पार्टी कार्यालय चला गया, अब एनसीपी में भी वही नौबत है। बहाना चाहे जो हो, लेकिन महाराष्ट्र के बवाल के नाते केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। वहाँ पर चूंकि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, जब यहाँ सब मामला ठीक हो जाए तब आगे वहाँ पर शपथ कपथ कराई जाए, तो ये भी एक मामला वहाँ पर लटका हुआ है महाराष्ट्र के नाते। दूसरा, सियासत में हर सौदा मुनाफे के लिए हो जरूरी नहीं है, कुछ मजबूरी के भी सौदे होते हैं। जितने लोगों ने शपथ ली है उसमें से बहुत सारे लोग ईडी और सीबीआई की जांच से घिरे हुए हैं, बहुत महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं। कुछ लोग जमानत पर हैं, कुछ जेल काट चुके हैं, तो कितने दिन भागे, कम से कम इधर आ गए, अब चैन की सांस लेंगे, मंत्री भी पद मिल गया, सुविधाएं भी हैं, तो सियासत में कोई कष्ट भोगने के लिए तो आया नहीं है। और अगर जेल फेल जाना हो तो आदमी राजनीति क्यों करेगा, मंत्री पद मिलने के लिए आदमी राजनीति करता है। तो भतीजा विपक्ष में था, डिप्टी सीएम फिर बन गए। ये बात सही है कि 3 बार कोई मामूली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो दिनेश शर्मा जी 1 बार बने थे, उनको दोबारा मौका नहीं मिला, नए डिप्टी सीएम उनके यहाँ आ गए। उत्तर प्रदेश बिहार में जल्दी कोई दोबारा बन ही नहीं पाता। पहले 356 धारा लगाकर सरकारें गिराई जाती थी, चूंकि उसमें कानूनी अड़चन आ गई, तो अब उसमें यह रास्ता खोजा गया कि पार्टियों में 2/3 स्तर से टूट हो तब मामला बने। और दूसरा, जब विधानसभा अध्यक्ष के पास बहुत सारे पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट वोट जाएगा मामला, हाई कोर्ट जाएगा, तब तक सुनवाई में बड़ा टाइम लग जाता है, तब तक टेन्योर पूरा हो जाएगा, नए चुनाव आ जाएंगे तब तक। तो बीजेपी ने साफ कह दिया है कि भाई बात मान लो, या तो हमारे साथ आ जाओ या फिर दूसरा जो रास्ता है जिसमें पड़े हुए हैं अभी मनीष सिसोदिया। तो जब हमारे साथ आने में मंत्री पद भी मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, तो काहे भाग रहे हो, व्यवस्था लो, मौज काटो, अगले साल देखा जाए जब चुनाव होगा। बहरहाल आज ये बात साफ हो गई कि शरद पवार को भतीजे ने पटकनी दे दी, वो कमजोर है। हालांकि वो चुनाव में जाएंगे, 1 साल का चुनाव बचा है, लेकिन ये तय है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी, ये तो रिजल्ट बताएगा कि आसमान किसका है। सुनिएगा, कुमार विश्वास का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है इस मौके पर कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज, बेशक आज उस पर है, और उसे जिद थी झुकाओ सिर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सिर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ
कनेक्ट हैं। वाजपेयी जी, क्या ये जो ऑपरेशंस हुआ है या जो कुछ भी तोड़फोड़ हुई है या सरकार को मजबूत किया गया है, जो भी आप इसको उचित आप लोगों को लगता हो, क्या ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है या अभी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा? नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, तमाम नए दल जुड़ रहे हैं। मैं कहा कि एनडीए और मजबूत होगा। पिछली बार से ज्यादा दलों के साथ हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लोग मानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, विश्व में इसका मान बढ़ रहा है। हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो भारत को शक्तिशाली बना सके। लोग अपनी क्षुद्र भावनाओं, क्षुद्र जो उनकी वो सोच है, उससे हट रहे हैं। लोगों का यह है कि अपने परिवार या पार्टी, इससे ऊपर उठकर भी कई जगह निर्णय हो रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे तमाम दल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का गठबंधन करेंगे और 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश को विकास के पथ पे चलाने के लिए वो आगे आ रहे हैं। भाई शेख साहब, इतनी बड़ी विकास यात्रा चल रही है, आप क्यों वंचित हैं इससे? आप भी हिस्सा बनिए इस विकास यात्रा का विकास और सारे चीज जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, कुछ विकास वगैरह नहीं हो रहा है, तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, देवेंद्र जी के जो इनकी सोच है वो अलग है। हमारी एनसीपी की सोच, कांग्रेस की सोच अलग है। इनका विचारधारा अलग है। हमारा विचारधारा से उनका विचारधारा मैच नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि मारो पीटो और जातिवादी की चीज। हम लोग सर, आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आज आप कसम खाकर इस बात को कहें। सबको लेके, सब धर्म को लेके। सर, आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आप कसम खाकर ये बात कहें कि अब कुछ भी हो जाए दादा को वापस नहीं लेंगे, तब मानेंगे आपकी बात। वरना कल को लौट आएंगे, आप फिर गले मिल लोगे। नहीं, ये देखिए, ये कसम खा के कहने की बातें नहीं होता है, क्योंकि उनका खून का रिश्ता है। आज लोग शक कर रहे हैं दादा पर कि शरद पवार साहब ने भेजे हैं। लोग शक कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार गए शिंदे साहब को जो है झुकाने के लिए, शिंदे साहब को जो कद छोटा करने के लिए। कि जब सर्वे में नाम आया था शिंदे साहब का, तो देवेंद्र जी चल गए थे वहां पर, देखे थे रातों रात बैनर पोस्टर चेंज कर दिया गया था। तो उसी का सजा देवेंद्र फडणवीस इसको दे रहे हैं। ये आपने थोड़ी कन्विंसिंग बात कही कि उस सर्वे के बाद ये कांड हुआ है तेज। सर्वे के बाद से नाटक शुरू हुआ। तो सर, अगले सर्वे में तो बाकी बचे 13 भी चले आएंगे। एक सर्वे और करा देते हैं। चले जाए, सुनिए, पवार साहब ही सब कुछ है हमारे लिए। घड़ी भी है हमारे, सब कुछ आन बान शान शरद पवार साहब। सर, न घर बचा, न घड़ी बची, न वक्त बचा। सर, क्या बचा? अरे घड़ी बची है, अभी भी हमारे गले में घड़ी है, पट्टा डाला हुआ, और पवार साहब के हाथ में भी घड़ी है। वो हमारी घड़ी को चुरा के ले जा रहे, तो हम क्या करें? गुलाब चंद दुबे जी, ये क्या सर्वे के बाद कांड हुआ है आपकी पावर कम घटाने के लिए? बड़ा तगड़ा सर्वे कराए थे कि भाई सब पर भारी हैं, और लो आज तो सूट भी नहीं निकाल पा रहे हो। ये कांड तो हुआ है आपके साथ। ये तो हुआ जी शेख साहब, लखनऊ से आपका जो भेजा जा रहा है रिपोर्ट, उसका मैं स्वागत करूंगा। इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा, हेमंत जी ने ऑर्डर किया है, वो आपको भिजवाएंगे कोरियर से, या वो अक्सर मुंबई भ्रमण पे जाते हैं तो आपके लिए लेकर जाएंगे, ताकि आप कभी शपथ हो तो आप उसका हिस्सा बने। शेख साहब को बहुत बहुत मैं अपने तरफ से अभिनंदन करना चाहूंगा पूर्व, कि बहुत जल्दी इस देश को यूसीसी आप लोगों को सम्मान मिलने वाला है, पूरे देश को मिलने वाला है। मैं चाहूंगा उसमें सर देश को यूसीसी मिलेगा, पर शिंदे गुट को यूसीसी कब मिलेगा? सर, आपके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लगेगा? वो देखो आए ले गए, और आपके साथ यूनिफॉर्म व्यवहार नहीं हुआ। सर ब्रिजेश जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं शेख साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने यूसीसी को समर्थन दिया, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? और रही बात ये आपके पास बचे जो 13 हैं, उनका भी मैं स्वागत करने को तैयार हूँ। ये मेरा दिल है, ये मेरी सोच है, ये मेरी विचार है। सर बिल्कुल ठीक बात है। भाई आप दूसरे के घर में घुसे हो, हमारे कद को छोड़ने, आप हमारे कद को छोटा करने में 1 साल की सरकार है, एक 25 साल की हमारी जो पार्टी को आप 1 साल की सरकार सर, वो चीफ मिनिस्टर है। सर चीफ मिनिस्टर है शेख साहब, आपके पास क्या है? आपका तो न घर बचा, न घड़ी, न वक्त। देखिए कुछ देर की उनकी पार्टी का नेता चीफ मिनिस्टर है। सर जी हमारे कुछ देर की खामोशी मंत्री हैं, फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। सर अब कहाँ सर, अब कौन सा दौर? सर अब हार स्वीकारो और घर जाओ। सर
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। हाँ भाई दुबे इनका जी। तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, दुबे जी, हमारे साथ है। ये क्या सर्वे के बाद आपके साथ बीजेपी ने कांड किया है? दुबे जी, क्या सर्वे के बाद बीजेपी ने कांड किया आपके साथ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा सर्वे? ठीक है, सर्वे के साथ मेरा कांड ये हो गया, तो इनके साथ कौन सर्वे था कि ये अजीत दादा सबको लेकर के आगे, बाकी 13 को छोड़कर? और 13 का अंत करने के लिए बचे हैं क्या? वो उनको विचार करना होगा, सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात यह चीज के लिए इतना बड़ा मैं सम्मान से दोनों हाथ फैला करके मैं इन 13 को स्वीकार करने को तैयार हूं। इनसे पूछो ना, क्या पूछना है? आप ही पूछो ना, मैं कोई रोक थोड़ी रहा हूँ, पूछो। सिद्धे साहब को दुबे जी सुन लो जरा। सिद्धे साहब को तो पता ही नहीं था अजीत दादा पवार सरकार में शामिल हो रहा है, रात को पता चला है। ये भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों ने उनको फटाफट शपथ दिला दिया भाई, क्या मजबूरी? शेख साहब, जब शेख साहब, धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की यही तो कहानक है कि कब रात और कब दिन के बीच में कब क्या हो जाए वो पता नहीं चलेगा। उसी का कड़ी हिस्सा है कि गुगली तो आप फेंक रहे थे, गुगली तो आपको फेंकना था, लेकिन गुगली से बोल्ड अप हो गए। आप कुछ भी गुगली आप फेंक रहे थे, गुगली से आप बोल्ड हो गए। कांड हो गया, कांड। अब ये अब आपको बचाना है सर। वो सर्वे वाला कांड क्या था दुबे जी? अरे भाई दुबे जी सुनो, दुबे जी, अरे भाई दुबे जी, ये सर्वे वाला कांड क्या है आपके साथ? ब्रिजेश जी, सर्वे का कोई तथ्य नहीं था, कोई तथ्य, कोई उसमें दूर दूर हमें लोग को बताया वैसा कोई सच्चाई नहीं थी सर्वे में। अगर कोई तथ्य होता तो सुबह उठते ही क्या उस विज्ञापन को हम नस्ता नाबूद करके क्या दूसरे रूप में करते? वो किसी की कहीं हरकत थी, वो हरकत ही रह गई। तो यानी आपके नेता उतना पॉपुलर नहीं है जितना सर्वे में बताया गया था, अब तो आपने खुद ही स्वीकार लिया। अरे यही बात तो शेख साहब कह रहे हैं। मेरे नेता की पॉपुलरिटी तो रही कि 33 देश ने मेरे नेता की पॉपुलरिटी देखा। और हाँ, मैं मेरे पॉपुलरिटी का कहीं समानता में भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व और वर्तमान महाराष्ट्र के नेतृत्व से नहीं करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और शीर्ष नेतृत्व हम सब। आपको बुरा लगेगा पर आपकी सारी निगोशिएशन कैपेसिटी खत्म हो गई सर। आप तसल्ली से बैठने और बीजेपी की तरह कातर भाव से देखने के बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है सर। अब हेलो कहना पड़ेगा उनको सर। ब्रिजेश जी, हमारे पास तमाम विकल्प हैं। आने वाले समय में आपके चैनल बैठ करके इसका क्या विकल्प है सर? क्या कर लोगे सर? इसका यही कर लूंगा चीज के लिए, बता तो रहा हूँ चीज के लिए कि अभी भी वर्तमान में मेरी सरकार 1 साल पहले जो सरकार बनी, इस विकास के गंगा को बहाया, अब दुगने बल से इस विकास को, गंगा को राष्ट्र महाराष्ट्र बढ़ाएंगे। पहले फाइनेंस, इरिगेशन और कोऑपरेटिव इनको दो, बाकी गंगा बाद में बहेगी। कब दे रहे हो बताओ? गंगा अनवरत बहती रहेगी। गंगा को न कोई रोक पाया है और न रोकने की कोई संभावना दिख रही है। इतनी बड़ी बड़ी गंगा बह रही है विकास की, क्यों छूते हो भाई आप लोग? ब्रजेश जी देखिए, विकास बहुत सकारात्मक शब्द है। उस विकास में तोड़फोड़ और ये जो लूटपाट लूटतंत्र चल रहा है, ये बिल्कुल होता नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं। 45 साल में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है विकास यात्रा में। महंगाई की हालत आप देख रहे हैं, 400 का गैस सिलेंडर 1200 का हो गया विकास यात्रा में। अरे ये अडानी यात्रा है, अडानी यात्रा। सिर्फ अडानी जो 609 नंबर पर थे अमीरों की लिस्ट में, उनको दूसरे पहुंचा दिया। ये विकास यात्रा नहीं, देश का आदमी तो परेशान है। ये विकास की यात्रा नहीं, विकास की यात्रा होती तो आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल कीमत कम होने के बावजूद 100 रुपए में पेट्रोल नहीं बिकता ब्रजेश जी। विकास की यात्रा होती तो 65 लाख पद केंद्र में खाली है, वो भर्ती होते। सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे सब्जी महंगी हो या पेट्रोल। सर सिर्फ आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है और जनता देखिए, अगर प्रॉब्लम ना होती तो हिमाचल प्रदेश ने की विकास की यात्रा को बता दिया करने का मौका मिला। ओके, मैं हेमंत तिवारी जी को मौका देता हूं। एक मिनट दुबे जी आपका सूट आ जाएगा, आप शांत बैठिए, आ जाएगा। भले वो पहनने का मौका मिले न मिले, आ जाएगा। सर कंक्लूड करो सर, दूसरा जी बोलेंगे। कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि प्रॉब्लम है। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान में भी बताएगी और 24 में देश बताएगा जी। देश के लोगों हेमंत तिवारी जी, अब शिंदे गुट का महाराष्ट्र में की राजनीति में कितना कंट्रोल रह गया और इनका क्या होगा सर? देखिए शरद पवार जी सर, मैं हेमंत जी से सवाल लिया हूं सर, प्लीज वेट जी। ऐसा ब्रजेश जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी
ने जो वहाँ ये एग्रेशन की पॉलिटिक्स की, उसके पीछे उनको जो चोट लगी थी, भाई शिवसेना के साथ अलायंस में इन्होंने चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस था, उनके साथ सरकार बनाना था, सरकार नहीं बनी। तो ऐसी पोजीशन में एक एग्रेशन का स्थिति तो बनती है पॉलिटिक्स में, और उसी का ये नतीजा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर अदालत संवैधानिक किसी दृष्टि से नहीं फंसे तो मुझे लगता है कि शिंदे गुट को बराबर का सम्मान मिलेगा। चीफ मिनिस्टर तो ऑलरेडी उनके है ही हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो खतरा थोड़ा सा उसको लग रहा है, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ उसका काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि पूरी मराठा बेल्ट जहां अजीत पवार ये सब लोग आते हैं वहां उसका असर उतना नहीं था, विदर्भ में भी थोड़ा कम असर था। तो इन लोगों के आने से उसका एक पूरा स्कोप बढ़ेगा, बहुत उसका लोग एरिया बढ़ेगा। फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल मैं उसमें से लेता हूं। उसमें से एक सज्जन ने लिखा है कि 103 से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के पास इस वक्त खुद के हैं महाराष्ट्र के भीतर, अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, इनको क्यों बनाए हैं? देखिए यही तो बात है, यही तो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की। आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे उनको डिप्टी सीएम क्यों बनाया, और किन परिस्थितियों में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया? ये भाजपा की स्ट्रेटजी थी। भाजपा को 2024 के लिए अपना दायरा बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा वक्त असेंबली के इलेक्शन में नहीं बचा है, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो फडणवीस को बना सकती थी, उसके लिए पर्याप्त आ गए थे उनके पास विधायक, और यहां से भी तोड़ लेते। तो सर और यही नहीं, वहां तो कांग्रेस में भी तोड़ की बात चल रही थी। शरद पवार को अब घर बैठ जाना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि सही वक्त है। 82-84 की उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वही दिक्कत है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो परिवारवाद को बढ़ावा देने का है। उनको कायदे की बात ये थी कि उनको अजीत पवार को संतुष्ट करना चाहिए था, अजीत पवार संतुष्ट नहीं हुए। तो जहां लाभ होगा आज की राजनीति में, आप जैसे बीरेंद्र सिंह ने इशारा किया था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप चलिए जी। 2012 के पहले शिवपाल यादव लीडर अपोजिशन थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो भतीजा आगे निकल गया। उसके बाद भतीजे ने कैसे उनको बाहर निकाला। तो चचा भतीजे की लड़ाई क्षेत्रीय क्षेत्रफलों वाले दल में जरूर होती है। बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।